हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है ना तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक दल का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 को, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। चंडीगढ़ पीआरटी में पहले भी पूछे गए हैं, अब भी पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे नवरात्रि सेल चले हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 20 से 23 अक्टूबर तक आपके जो कोर्स के प्राइस है वो मिनिमम रहेंगे 499 रुपए में। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अब मैं करता हूं कोर्स के बारे में कौन कौन सी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं और क्या क्या हम करने वाले हैं। देखिए, हम सोशल साइंस की ऑलरेडी 41 वीडियोस कर चुके हैं विद पीडीएफ। आपके सोशल साइंस के 5 से 7 चैप्टर बचे हुए हैं जिनको हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, और विद पीडीएफ आपको मिल रहे हैं, विद पीडीएफ। ठीक है ना, यानी कि आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन पीडीएफ का आप प्रिंट निकालेंगे और जितनी ज़्यादा बार हो सके ना चीज़ों को आराम से रिवाइज कर पाएंगे। साइंस की हम ऑलरेडी 9 वीडियोस डाल चुके हैं, ये भी आपको विद पीडीएफ मिलेंगी, जिनको आप आराम से देख सकते हैं, अपना प्रिंट निकलवा कर बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। और अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, 10 नवंबर से पहले पहले हम हमारा जो सिलेबस है ना उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अब आपके माइंड में होगी पता नहीं कब तक सिलेबस खत्म होगा, तो 10 नवंबर से पहले पहले हम हमारे सिलेबस को कवर कर लेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज भी कर सकें। ठीक है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 15 वीडियोस में डाल चुका हूं। वन वर्ड आपके 1000 प्लस वन वर्ड की मैं पीडीएफ दे चुका हूं। एक सिंगल क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। स्पेलिंग्स मैं आपको 2000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड स्पेलिंग्स दे चुका हूं। आपको इनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। अब कल हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम था तो एक स्पेलिंग पूछी गई थी आपकी ह्यूमरस, तो वो हमारे नोट्स में से थी, एज इट इज थी। ठीक है, ईडियम फ्रेजेस मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं कोर्स के अंदर, 2 पार्ट के रूप में प्रोवाइड करवा चुका हूं। 1000 प्लस आपकी ईडियम फ्रेजेस हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। हिंदी विद प्रूफ मैं देख चुका हूं कहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो हम जल्दी ही इनको भी स्टार्ट कर देंगे। आपका 10 नवंबर से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको वैलिडिटी को लेकर डाउट है, तो वैलिडिटी मैं बता देता हूं। इसकी वैलिडिटी 3 मंथ है, लेकिन अगर आपका एग्जाम इंक्रीज होता है ना, एग्जाम की जो डेट है वो आगे बढ़ती है, तो सीधा और सिंपल सा है, आपकी जो वैलिडिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो वैलिडिटी को लेके आप टेंशन ना लें, आराम से कोर्स को परचेज करके चीज़ों को आप आराम से देखिए। इनसे बाहर आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। बेस्ट प्राइस के अंदर आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलिए, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय है, आज और कल। उसके बाद जो कोर्स के प्राइस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और फिर डिक्रीज भी नहीं होंगे, याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा राजनीतिक दल का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय दल के बारे में। कल हमने राष्ट्रीय दल होते क्या हैं, राजनीतिक दल क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, ये सब चीज़ें देख चुके थे। आज हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय दल हैं वो होते क्या हैं, कितने राष्ट्रीय दल हैं, कैसे वो काम करते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय दल विश्व की संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में 2 तरह के राजनीतिक दल होते हैं। संघीय व्यवस्था आप समझ चुके होंगे, जहाँ पर जो शक्तियाँ हैं ना वो ऊपर से नीचे के स्तर में बटी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी संघीय व्यवस्था कहलाती हैं। तो विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। फर्स्ट है संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल, और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल।
ये दो तरह के दल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई है और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। राष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया आपकी नेशनल, यानी कि नेशनल लेवल की पार्टी कहा जाता है और ये पार्टियां पूरे देश के अंदर फैली होती हैं। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां भी होती हैं, यानी कि सीधा और सिंपल सा है, सेंटर में है कोई सरकार तो उसी की इकाइयां आपको जो बाकी राज्य हैं उन राज्यों के अंदर मिलेंगी। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती हैं। भाई सीधी और सिंपल सी बात है, सेंटर में कोई भी गवर्नमेंट है, जैसे मान लो बीजेपी है, अब बीजेपी की जो बाकी इकाइयां हैं अलग अलग राज्यों में भी तो है ना, तो अलग अलग राज्यों में जो नीतियां होती हैं उनको भी कौन सी सरकार मानती है। कहने का मतलब ये है सेंटर ने कोई भी आपकी नीति बनाई है तो सेंटर ने जो नीति बना दी ना, उसी नीति को जो इसकी इकाइयां हैं ना जो विभिन्न राज्यों के अंदर स्थित हैं वो भी इसी को ही मानेंगी। यही बात यहाँ पर बताई है कि कुल मिलाकर देखें तो ये सब सारी इकाइयां हैं ना जो विभिन्न विभिन्न राज्यों के अंदर है, ये राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती हैं। यानी कि जो सेंटर ने बना दिया उसी चीज को ये जो राज्य के अंदर इकाइयां हैं ये भी फॉलो करती हैं। आगे बढ़ते हैं। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। भाई सीधा और सिंपल सा है, पर दर्ज तो करवाना पड़ेगा ना, रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा ना। पंजीकरण का मतलब हो गया रजिस्ट्रेशन। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं भी देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। यानी कि जो पार्टी के लिए वैलिड उम्मीदवार है वही इसका प्रयोग कर सकता है। इस विशेष अधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। आप समझ गए होंगे, यानी कि जो कंप्लीट तौर पर लीगल तौरों से मान्यता प्राप्त हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, वो दल कहते हैं इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन बताई है कि अगर आपको मान्यता प्राप्त दल बनना है तो किन किन कंडीशनों को पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए आप, फर्स्ट है आपका, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का, तो आपके राज्य के अंदर जो विधानसभा होती है, देखिए सेंटर के अंदर क्या होती है आपकी लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन राज्य के अंदर आपकी विधानसभा होती है। तो जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6%, कितने परसेंट आपका 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। दो कंडीशन हो गई आपकी, एक तो उसे 6% क्या चाहिए, वोट चाहिए, और सेकंड हो गई 2, कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करनी है, तो तब जाके वो अपने राज्य के अंदर राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त कहलाएगी। ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट अथवा 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल कहा जाता है। अब देखिए दोनों की कंडीशन बता दी है आपको, जो लोकल जो है राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त उसके बारे में बता दिया, और अगर आपको राष्ट्रीय दल पूरे देश के अंदर कोई दल बनना है उसके लिए भी कंडीशन बता दी। तो राष्ट्रीय दल की आप देख चुके थे कि 6% वोट होने चाहिए और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करनी है, कहाँ पे, आपकी विधानसभा के अंदर। ठीक है, अब राष्ट्रीय दल को देख लीजिए आप कि कुल वोट का अथवा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6%, यानी कि कंडीशन आपकी 6% है, लेकिन कहां पे, लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का 6% या फिर 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6%, और साथ में और भी है, लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करनी है, तब जाकर कहलाएंगे आप राष्ट्रीय दल। मैं फिर से लिख देता हूं, देखिए लोकसभा चुनाव में वोट पड़ रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में कुल वोट का 6%, पहली कंडीशन तो ये हो गई। या फिर राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 6%, या फिर लोकसभा के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं तो कम से कम 4 सीटों पर जीत, जब जाकर वो कहलाएगी आपके राष्ट्रीय दल। ये 3 कंडीशन होती हैं आपकी, आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं जो राष्ट्रीय दल है ना उनके बारे में। तो सबसे पहला है आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और इनको याद रखना आप, ये कब बने थे ये याद रखना, किन्होंने बनाए थे ये चीजें आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट देखते हैं हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यह 1 जनवरी 1988 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी थी। तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 1988 को बनी थी, किसके नेतृत्व में? ममता बनर्जी के नेतृत्व में, जो आज भी कहाँ पे है? आपकी पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार में है। ठीक है, याद रखिएगा। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मान्यता कब मिली थी? 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में। पुष्प और तृण क्या है? पार्टी का प्रतीक है, तभी तो नाम इसका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। तो इसका जो राष्ट्रीय प्रतीक है जो पार्टी का, वो क्या है? पुष्प और तृण। याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। कौन सी पार्टी? आपकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। मैं पहले भी बता चुका हूं कहां पे है, आपकी पश्चिम बंगाल में सरकार में है। ठीक है, 2019 में हुए आम चुनाव में इसे 4.07% वोट मिले और 22 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कौन से नंबर की? चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है आपकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और इसका सिद्धांत क्या है? धर्मनिरपेक्षता, यानी कि किसी भी एक स्पेशल धर्म को न मानना, सभी धर्मों का आदर करना, और संघवाद, यानी कि जो भी पावर है, जो शक्तियां हैं, ऊपर से और नीचे के स्तर में बटी रहेंगी। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपकी बहुजन समाज पार्टी। क्या नाम है? बहुजन समाज पार्टी। इसका नेतृत्व या इसका गठन कब हुआ था? 1984 में। किसने किया था? साउ श्री काशीराम ने। ठीक है, किसने किया था? साउ श्री काशीराम के नेतृत्व में 1984 के अंदर इसका गठन हुआ था। किसका? बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज यानी कि बहुत से लोगों का समाज, जिसमें दलित भी शामिल है, आदिवासी शामिल है, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। कौन सी पार्टी? आपकी बहुजन समाज पार्टी, यानी कि जो दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ी जातियों का और अल्पसंख्यक लोगों का क्या करती है? साथ देती है। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नाइकर और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। अब देखिए, सीधा और सिंपल सा हो गया। दलित शामिल हैं, आदिवासी शामिल हैं, पिछड़ी जातियां शामिल हैं, यानी कि छोटे लोग शामिल हो गए ना, आपके अल्पसंख्यक शामिल है। तो इनका साथ तो अंबेडकर साहब ने दिया था, तो आप समझ गए होंगे। तो अंबेडकर साहब के साथ साथ आपके पेरियार रामास्वामी नाइकर, महात्मा फुले और साहू महाराज भी इसके लिए क्या है? इसमें शामिल है। शामिल होने का मतलब ये है कि इनकी जो शिक्षाएं हैं ना, इनके जो धर्म है, इनके जो कर्म है, इनके जो आचरण है, इनकी जो शिक्षाएं हैं, उनको मानती है यह पार्टी। ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार है। आ गया ना आपके पास अपने आप ही कि दलित और जो कमजोर वर्ग है ना, उन्हीं का कल्याण करती है, उनके हितों की रक्षा करती है, और यही इस पार्टी के जो मेन मुद्दे होते हैं ना, वो यही होते हैं। ठीक है, यही उनका मुख्य आधार या फिर मुख्य लक्ष्य या फिर मुख्य काम होता है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। किसने? आपकी बहुजन समाज पार्टी ने। इस दल को 2019 में लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें मिली थी। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। अब देखते हैं इसकी स्थापना के बारे में और कैसे कैसे, क्या इसका मुख्य आधार है, क्या ये काम करती है। देखिए, समझते हैं। पुराने भारतीय जनसंघ को, अब देखिए, पुराना जो भारतीय जनसंघ था ना, उसको तोड़कर या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके ये पार्टी बनाई गई थी। तो पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था, उसको पुनर्जीवित करके 1980 के अंदर यह पार्टी बनी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए ना बीजेपी पार्टी कब बनी थी, तो 1980 में बनी थी। किसको तोड़ के बनी थी या किस में इंप्रूवमेंट करके बनी थी? तो भारतीय जनसंघ को। और भारतीय जनसंघ का निर्माण किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और कब किया था? 1951 में। आपको याद रखना है। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। अंत्योदय, इसका मतलब आपको पता है क्या होता है? अंत तक उदय, यानी कि सबसे नीचे के स्तर व्यक्ति तक पहुंचना। सबसे नीचे वाले स्तर का जो व्यक्ति है ना,
उस तक भी पहुंचना। तो मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख क्या है, तत्व है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। पार्टी जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। देखिए सीधा और सिंपल सा है, अब तो विशेष दर्जा वैसे भी खत्म हो चुका है, आपका 370 जो खत्म हो चुका, लेकिन इस पार्टी का जो मुख्य लक्ष्य था ना वो स्टार्टिंग से भी यही था कि जम्मू कश्मीर और क्षेत्रीय राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ थी यह पार्टी। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है, और यही इसकी आज भी विचारधारा है। आप समझ सकते हैं, आप देखते भी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफी व्यापक हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1988 में क्या आई थी, सत्ता के अंदर आई थी। ये हम स्टार्टिंग में भी बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। कौन सी, आपकी बीजेपी पार्टी। आपको याद भी है 2019 के अंदर कितनी वोट मिली थी, 303 सीटें मिली थी इसको। अभी केंद्र में शासन करने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम सीपीआई लिख देते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया गठित कब हुई थी, 1925 में। इसका आधार क्या है, आस्था किसके अंदर है, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में क्या है इसकी आस्था है, याद रखिएगा। किसमें, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था। अलगाववादी और जो सांप्रदायिक ताकतें होती है ना, उनकी विरोधी है यह पार्टी। कौन सी पार्टी, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। कब बनी थी, 1925 में बनी थी। इस डेट को याद रखिएगा आप। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पार्टी मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में मानती है, किसको, संसदीय लोकतंत्र को। तो कौन सी पार्टी है, आपकी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1964 की फूट जिसमें माकपा इससे अलग हुई थी। तो आपको याद रखना है 1964 में कौन सी पार्टी है या कौन सा एक समूह है जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग हो गया था, माकपा। के बाद से इसका जो जनाधार है ना वो सिकुड़ने लगा, यानी कि इनके अलग होने के बाद से इस पार्टी की जो फेमस है, ये जो चर्चा में थी, ये धीरे धीरे कम होने लगी। इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया और 2019 के लोकसभा चुनाव में 1% से कम वोट मिले और 2 सीट हासिल की। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने की पक्षधर है यह पार्टी। कौन सी पार्टी, आपकी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये क्या होती है, तो देखिए 1964 में स्थापित हुई थी। आस्था किसमें है, मार्क्सवाद में और लेनिनवाद में। साथ में उसके अंदर 2 चीजें और एक्स्ट्रा थी। कौन कौन सी, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था सीपीआई की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में। लेकिन यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के अंदर 1964 में स्थापित सिर्फ और सिर्फ मार्क्सवाद और लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक भी है तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की क्या है, आपकी विरोधी है। आपको याद रखना है, यानी कि दोनों में शामिल है, मार्क्सवाद भी, लेनिनवाद भी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक है। और यही पार्टी किसकी समर्थक थी, आपकी सीपीआई की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो विशेषता थी वो भी यही थी, और आपकी जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसकी विशेषता भी यही है। और दोनों किसकी विरोधी हैं, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की क्या है, विरोधी है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है बांटना, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को बांटना। तो इसकी विरोधी हैं ये दोनों पार्टियां। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है। गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहरों मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है इस पार्टी की। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। आलोचक है, नई आर्थिक नीतियों की क्या है, आलोचक है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से शासन में रही।
2019 में के चुनाव में इसने करीब 1.75% वोट और लोकसभा के 3 सीटें हासिल की थी। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जिसे हम बोलते हैं कांग्रेस पार्टी। क्या कहते हैं? कांग्रेस पार्टी। ठीक है, लिख देता हूं मैं, कांग्रेस पार्टी, याद रखिएगा आप। तो स्टार्ट करते हैं। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। क्यों? क्योंकि 1885 में ये गठित हो गई थी। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन भी हुए हैं। आजादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में, इनके नेतृत्व में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष, आप समझ गए होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में इस दल ने, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया है। तो किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया। 1989 के बाद इस दल के जन समर्थन में कमी आई और अभी यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए हैं। हमने अभी पीछे पढ़ा था 1988 के अंदर आपकी जो बीजेपी है वो आ गई थी सत्ता के अंदर, ठीक है। और 1989 के बाद क्या हुआ था? जो कांग्रेस है वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अपने वैचारिक रुझान में मध्य मार्गी, न वामपंथी न ही दक्षिणपंथी, यानी ना तो स्पेशली वामपंथियों का समर्थन करती है ना कंप्लीटली दक्षिणपंथी, जो बीच के होते हैं ना मध्य मार्गी इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया, अपना मुख्य लक्ष्य, मुख्य आधार, मुख्य काम बनाया है। आपको याद रखना इसका मुख्य एजेंडा क्या है? इन लोगों की हेल्प करना। आगे बढ़ते हैं। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है। हमने पढ़ा था ना सीपीआईएम क्या थी? आपकी आलोचक थी नई आर्थिक नीतियों की, लेकिन यह दल कांग्रेस दल क्या है? नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। याद रखिएगा। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई, हमें अच्छे से पता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 19.5% वोट मिले तथा 52 सीटें मिली थी। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जबकि बीजेपी को कितनी मिली थी 2019 में? 303 सीटें। आपको पता होना चाहिए, पीछे हम बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में। वो तो आपकी कांग्रेस पार्टी थी, अब हम पढ़ेंगे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी थी। तो आपको याद रखना है किस पार्टी के विभाजन से बनी थी? कांग्रेस पार्टी में विभाजन से बनी थी। कब बनी थी? 1999 में बनी थी। नाम क्या? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। याद रखिएगा। लोकतंत्र, गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में इसकी क्या है? आपकी आस्था है। यह पार्टी सरकार के 2 प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में क्या है? इसकी भागीदारी भी है। किसकी? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की। याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदार थी। भाई नॉर्मल सी बात है, उस टाइम जो कांग्रेस है वो भी तो इसमें भागीदार थे ना, प्रगतिशील गठबंधन में। तो जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है इसी का रूप थी, तो ये भी शामिल होगी वहां पे, सीधी और सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसने 1.4% वोट तथा 5 सीटें प्राप्त की थी। यानी कि इसको कितने वोट मिले थे? 1.4% वोट मिले थे। और कितनी सीटें प्राप्त की थी? 5 सीटें प्राप्त की थी आपके 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रीय दलों की। ये तो आपके राष्ट्रीय दल हो गए। अब क्षेत्रीय दल, छोटे छोटे दल होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी, देखिए कितनी पार्टियां हैं आपके? 7 दल आए मेन, जो राष्ट्रीय दल है ना 7। तो आपसे पूछा जाए ना कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो आपको बताने हैं 7 राष्ट्रीय दल हैं। तो इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचक आयोग ने राजकीय दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों, ये अपने आप को और भी ज्यादा अच्छा मानती हो, और भी ज्यादा बढ़ के मानती हो, है ना। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, पर उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है।
समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में क्या है, इकाइयां भी हैं, यानी कि फिर भी इनको राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन ये कितनी ज्यादा फेमस है, कौन कौन सी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर और इनके कई राज्यों में क्या है, इकाइयां भी हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजोरम नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जैसी पार्टियां अपने क्षेत्रीय पहचान को लेकर क्या है, सचेत हैं। इनके सभी के नाम याद रखना आप, ठीक है, कौन कौन सी पार्टियां सचेत हैं, ये पार्टियां। आगे बढ़ते हैं। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी भी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा, किसी भी एक राष्ट्रीय दल का। सीधा और सिंपल सा है, जब कोई सरकार बनती है तो जब बहुमत की सरकार नहीं बनती तो क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं ना। तो गठबंधन किन से करेंगे, जो ये समूह रह गए, जो आपके राज्य दल रह गए, इनसे तो गठबंधन करेंगे ना, क्योंकि राष्ट्रीय दल पर तो बहुमत किसी में है नहीं। तो इसलिए बोला गया है आगे कि 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं था। परिणाम स्वरूप किसको मौका मिला, राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए। तो इस वजह से जो आपके क्षेत्रीय दल है ना, उनको इंपोर्टेंस मिलने लगी। क्यों, क्योंकि लोकसभा के अंदर बहुमत की सरकार नहीं बन रही थी। तो जब बहुमत की सरकार नहीं बनेगी तो गठबंधन करना पड़ेगा। गठबंधन आप किसके साथ करोगे, जो राज्य के दल हैं, जो क्षेत्रीय दल है, उनके साथ करोगे ना। तो इससे क्या होगा, जो राज्य के दल, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको क्या मिलेगा, इंपोर्टेंस मिलेगी, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। मैं आपको बता चुका हूं इनकी इंपोर्टेंस बढ़ी है, और कब से, 1996 के बाद से। अगर आपसे मेनली पूछा जाए ना तो आप बताएंगे 1996 के बाद से। आगे बढ़ते हैं। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ ये क्षेत्रीय दल हैं, इनका नाम आपको याद रखना है और इजी है याद रखना। जैसे जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर के नाम से मिलेगा, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंट 1939, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कब, 1999। तो आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कब बनी, 1999 में। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कब बनी थी, 1939 के अंदर। इसी तरह से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय लोकदल 1998 और समाजवादी पार्टी 1992। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। इसी तरह अगर हम दिल्ली के अंदर बात करते हैं तो दिल्ली में आप देख सकते हैं आपकी आम आदमी पार्टी 2012 के बाद से, और आम आदमी पार्टी कहाँ पे है, आपकी पंजाब के अंदर भी है। और पंजाब में इसके अलावा कौन सी है, श्रोमणी अकाली दल 1920, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल 1977, आपको ये याद रखना है। तो ये सारी की सारी आज की पार्टियां दी गई हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं उनके बारे में बताया गया है, आप याद रख सकते हैं। जैसे सिक्किम है, अब सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 1993, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 2013। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं तो पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इनका नाम याद रखना आसान है क्योंकि इनके नाम से ही मिलेगा। जैसे मणिपुर में देखिए नागा पीपल्स फ्रंट, मणिपुर में भी है ना। इन सब चीजों को आप याद रख सकते हैं। कौन सा बच गया, आपका बिहार बच गया। तो देखिए जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, और ये राष्ट्रीय जो जनता दल है ना आपके झारखंड के अंदर भी है। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013, ये कहां पे है, आपकी बिहार के अंदर। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आप, अगर आपसे बात की जाए गोवा के अंदर तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी 2016, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 1961। अब 1961 में क्या हुआ था, गोवा को एक प्रकार से आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, है ना, हमने अलग करवाया था ना 1961 के अंदर। तो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 1961 गोवा के अंदर, गोवा फॉरवर्ड पार्टी 2016 के अंदर। आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं, ठीक है। मिजोरम में आप देख सकते हैं मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1972, मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी, मिजोरम नेशनल फ्रंट, ठीक है। मणिपुर में पीपल्स डेमोक्रेटिक ऑफ अलायंस, कहाँ पे है, ऐसे नाम याद रखना आप। जिनमें उनका नाम नहीं आता ना तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे वो दे देंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस का संबंध किस राज्य से है, तो आप बताएंगे मणिपुर से है। अब मिजोरम वाले के सामने अगर नाम ही दे दिया मिजोरम तो आप इजीली होगा ना बताने के लिए। जैसे मिजोरम के लिए सारा नाम है मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम या मिजो, लेकिन यहाँ पे देखिए पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ऐसे नाम आपको याद रखने हैं जिनमें हिंट देना आसान नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा,
आपका मणिपुर आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में देखिए आप ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आप देख सकते हैं, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, और ये कहाँ पे है, आपके केरल के अंदर भी है। इसी तरह झारखंड में आप देख सकते हैं JMM, JSU पार्टी, JVM पार्टी, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप कर्नाटक के अंदर जनता दल सेकुलर, और ये आपके केरल के अंदर भी है। इसी तरह से अगर आप आगे देखते हैं केरल के अंदर, तो केरल कांग्रेस मणि 1964, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1948, ये सभी कहाँ हैं, आपके केरल में है। तमिलनाडु में आप देख सकते हैं जैसे ऑल इंडिया अन्ना DMK 1972 में, और पुडुचेरी में भी है। द्रविड़ मुनेत्र कजागम, ये मैंने कल आपको बताई थी 1949, ये आपके पुडुचेरी के अंदर भी पड़ती है। और ऑल इंडिया अन्ना DMK है, ये भी कहाँ पे पड़ती है, आपके पुडुचेरी में भी पड़ती है। आगे देखिए आप, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, पुडुचेरी के बारे में, ठीक है, सभी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक दलों के लिए जो चुनौतियां है ना, कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं, कैसे वो काम करते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे हम। तो देखिए, हमने देखा कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए जो राजनीतिक पार्टियां है ना, वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी मानते हैं। किसको दोषी मानते हैं, तो आपके राजनीतिक दल हैं उनको ही दोषी मानते हैं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। यस, हम क्या करते हैं, पार्टियों को दोष देते हैं कि उस पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, उस पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, उस पार्टी ने ये नहीं किया, उस पार्टी ने वो नहीं किया। तो नाराज तो हम रहते हैं, और किनको दोष देते हैं, इन राजनीतिक जो दल हैं इन्हीं को हम दोष देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर केंद्रित रहती है। कितने पहलुओं पर, 4 पहलुओं पर। याद रखिएगा कि आम जनता की जो नाराजगी है या आलोचना है, वो राजनीतिक दलों के कितने कामकाज पर केंद्रित रहती है। कितने कामकाज, आपके 4 कामकाज पर केंद्रित रहती है। तो बात करते हैं आगे। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। कितनी चुनौतियां, आपकी 4 चुनौतियां, याद रखिएगा। अब ये कौन कौन सी है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। अब इसका मतलब क्या है, आप अच्छे से डिटेल से आराम से समझना कि पहली चुनौती यह है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। लोकतंत्र समझते हैं आप, लोगों का तंत्र यानी कि स्वतंत्रता एक तरह से, यानी कि लोगों को आंतरिक स्वतंत्रता नहीं है पार्टी के अंदर। अब इसको आप डिटेल से समझिए। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। सीधा और सिंपल सा है, कोई भी एक पार्टी है, उसमें जो सबसे बड़ा नेता होगा उसके हाथ में सब कुछ होता है। जो वो डिसीजन लेता है वही डिसीजन बाकी को मानना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारी शक्तियां है ना, एक व्यक्ति के अंदर सिमटने लग जाती हैं। जो कुछ एक नेताएं हैं ना, उनके अंदर ही सिमट जाती हैं। आगे देखिए, पार्टियों के पास न तो सदस्यों की खुली सूची होती है, न ही नियमित रूप से बैठकें होती हैं। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं में से सूचनाओं का साझा नहीं किया जाता है। जो भी उसके कार्यकर्ता है, जो भी समर्थक है, जो पार्टी के साथ काम करते हैं, उनको आधा से ज्यादा जानकारी तो दी भी नहीं जाती है, उनसे काफी बातें छुपाई जाती हैं। ठीक है, सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए बोला गया है आंतरिक लोकतंत्र का न होना। लोगों के साथ कोई भी बात साझा न करना, अपनी ही चलाते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है और न ही कोई माध्यम होता है। ये सामान्य जो समर्थक है ना, जो जनता का कार्यकर्ता है, जनता का यानी कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है और न ही कोई और माध्यम होता है। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता के हथियार लेते हैं, कि उस पार्टी का जो नेता है उसी के हाथ में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है। भाई सीधा और सिंपल सा है, जो पार्टी की बात नहीं मानेगा, जो पार्टी के खिलाफ जाएगा, क्या करते हैं, उसको दरकिनार कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, कोई इल्जाम लगा दिया या पार्टी से बाहर निकाल दिया, इस टाइप की हरकत की जाती है। क्यों? क्योंकि उसने बात मानने से इनकार कर दिया। जो पार्टियां होती है ना, इतनी आसान नहीं होती, इनमें काफी चीजें, काफी मुश्किलें होती हैं। ठीक है, पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से ही निष्ठा ज्यादा महत्वपूर्ण
बन जाती है। यानी कि रहने के लिए लोग क्या करते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि पार्टी के अंदर रहने के लोग क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं। पार्टी के जो सिद्धांत हैं, पार्टी के जो रूल हैं, जिन सिद्धांतों पर पार्टी इतनी बड़ी बनी है, उन चीज़ों को लोग भूल जाते हैं। और स्पेशल कोई नेता होगा ना जिसके हाथ में सब कुछ है, उसकी चापलूसी करेंगे, उसकी बातें मानेंगे। तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं आपकी पार्टी के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पे आपकी बताई गई है कि पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह न रखकर नेता से ही निष्ठा ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। यानी कि इस पार्टी के जो सिद्धांत हैं, जो नीतियाँ हैं, उनको लोग भूल जाते हैं, उनको कार्यकर्ता भूल जाते हैं, और पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके हाथ में ताकत होती है उसकी चापलूसी करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपकी बताई गई है। तो आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है, और यह है वंशवाद की चुनौती, जिसे हम बोलते हैं नेपोटिज्म। क्या बोलते हैं, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, तो इसको बोलते हैं वंशवाद। क्योंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। यानी कि कोई नॉर्मल इंसान है ना, वो ऊपर बढ़ ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना काम है ना, वो पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं करते हैं। अपना बेटा है, अपने बाद अपने बेटे को नेता बना देंगे, या कोई बड़ा अधिकारी बना देंगे, ठीक है, या किसी बड़े पद पे बैठा देंगे अपने बेटे को ही। तो सीधा और सिंपल सा है, जो कार्यकर्ता इनके लिए काफी लंबे समय से काम करता है ना, और जिसको ऊपर जाना चाहिए था, वो ऊपर नहीं जा पाता। लेकिन इनके जो बेटे होते हैं ना, छोटे छोटे, वो काफी ऊपर तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई भतीजावाद है, वंशवाद है ना। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों को, यहां तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। इसको बोला जाता है वंशवाद, नेपोटिज्म। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ क्या है, आपका अन्याय है, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जन आधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। इससे यही तो होता है। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तीसरी चुनौती, अब बात करते हैं तीसरी चुनौती के बारे में। तो तीसरी चुनौती दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। तीसरी चुनौती किसकी है? देखिए, दूसरी चुनौती क्या थी, आपकी वंशवाद। तो अब बात करते हैं तीसरी चुनौती की। तो तीसरी चुनौती है, खासकर चुनाव के समय क्या होता है ना, पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट किया जाता है, या जो अपराधी है ना उनकी हेल्प ली जाती है चुनाव को जीतने के लिए। तो इस तरह की जो हरकतें होती है ना, ये आपकी तीसरी चुनौती है जिनसे आपको लड़ना है। अब देखिए, क्योंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करती है। इनके हर तरह के काम करने के लिए रेडी हो जाती है सत्ता में आने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती है जिनके पास काफी पैसा हो या जो पैसे जुटा सके। किसी पार्टी को ज्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। एकदम सही बात है, ठीक है, सीधा और सिंपल सा है। आपने किसी से पैसे लेकर चुनाव लड़ा है, तो आप कहीं ना कहीं उसकी हेल्प तो करेंगे ना। पैसों के मामले में हो चाहे किसी कानून के मामले में हो, कहीं ना कहीं उनके समर्थक तो आप रहेंगे आपकी सरकार बनने के बाद। अगर आप किसी से पैसे लेकर आपने कुछ किया है, तो सीधा और सिंपल सा है ना, उसकी तो भगत ही आप करेंगे नहीं करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद लेती हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित हैं। यह है आपकी तीसरे नंबर की चुनौती, आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चुनौती हो गई आपकी। उसके बाद आती है चौथी चुनौती, पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। अब इसका मतलब क्या है, विकल्पहीनता यानी कि सीधा और सिंपल सा है, लोगों के पास चुनने के लिए लोग ही नहीं है। अब आपकी मान लो दो पार्टियां ही हैं सिर्फ और सिर्फ, एक तो आपकी बीजेपी हो गई और एक मान लो आपकी कांग्रेस हो गई। तो लोगों के पास इन दो पार्टियों के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, और उन्हें पता है दोनों की नीतियां अच्छी नहीं है, दोनों के जो काम है वो अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों में से एक को वोट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं है, कोई तीसरी पार्टी है ही नहीं। तो ये है आपकी चौथे नंबर की चुनौती। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। आपकी जो फर्स्ट चुनौती कौन सी थी, देखिए आप, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना, फर्स्ट चुनौती हो गई आपकी। सेकंड नंबर की चुनौती थी वंशवाद की चुनौती, यानी कि भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, एक दूसरे की हेल्प करना, परिवार के लोगों को ही हेल्प करना, ठीक है। और उसके बाद आपकी थर्ड थी, तीसरी चुनौती थी खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। आप समझ गए होंगे, मैंने समझा दिया। नेक्स्ट है आपकी चुनौती विकल्पहीनता की। तो आगे बढ़ते हैं।
सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। कहने का मतलब क्या हो गया, दो पार्टियां हैं, अब दोनों पार्टियों के बारे में आपको ये पता है, इसकी भी नीति अच्छी नहीं और इसकी भी नीति अच्छी नहीं, तो यहां पे बोला है सार्थक विकल्प का मतलब पता क्या होता है, कोई एक ऐसी पार्टी और हो जिसकी नीतियां इन दोनों पार्टियों से बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, तो लोगों को क्या मिल जाएगा, एक सार्थक विकल्प मिल जाएगा। उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ जाएंगे कि यही वो पार्टी है जिसको हमें वोट देना है। और ये दोनों पार्टियां हैं भाई, ठीक है, एक बीजेपी एक कांग्रेस, लेकिन अगर दोनों की नीतियां अच्छी नहीं है ना, तो लोग क्या करेंगे, इनको वोट नहीं देंगे। तो इसलिए लोगों के पास विकल्प नहीं होता। और यहाँ पे सार्थक विकल्प का मतलब यही है कि आप बिना सोचे समझे उसकी नीतियों के अनुसार उस पार्टी को वोट दें। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे व्यवसायी अमेरिका, ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा अंतर कम हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यूरो का रह गया है, नीतियां कैसे बनाई जाए और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अब देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश की गई है। अब वो क्या है, यहां पर यह बोला गया है दो पार्टियां हैं। अब ये कह रहा है कि इन पार्टियों के बीच में ना ज्यादा अंतर नहीं रहा है, क्योंकि इसकी भी सेम नीतियां हैं, इसकी भी सेम नीतियां हैं। जो चीजें ये कर रहे थे वही चीजें ये करने की कोशिश कर रही है, और दोनों की ही नीतियां आपकी खराब है। तो लोगों के पास क्या है, लोगों के पास क्या नहीं है, इससे क्या है, लोगों के पास है ना, उनका सही तरीके से वो डिसीजन नहीं ले पाते कि हम किस पार्टी को चुने। उनके पास क्या नहीं है, उनके पास विकल्प नहीं है। यहां पर आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है। आगे देखते हैं। अपने देश में सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध ही नहीं है, यानी कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प ही नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। यानी कि एक पार्टी इधर थे तो फिर इधर आ गए, फिर इधर थे, इधर से इधर आ गए, यानी कि यही नेता यही लोग एक दूसरे के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। तो लोगों के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते, ज्यादा नए चेहरे नहीं होते जिनको ये वोट दे सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, भाई सीधी और सिंपल सी बात है। अगर हमें आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो जो दल हैं, जो पार्टियां हैं, उनमें नए लोग आने चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए, तभी तो चीजें सुधारी जा सकती हैं। आज के लोग आने चाहिए, युवा हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन सब पे बात करते हैं। तो देखिए, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों को सुधार हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं, पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। ठीक है, अगर वे सुधरना नहीं चाहते हैं तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जवाब ढूंढते हैं हम। अपने देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए प्रयास और सुझाव। अब देखिए क्या प्रयास और सुझाव कर सकते हैं। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। अब दल बदल विरोधी कानून आपको पता है आ चुका है। अब इसका मतलब क्या था, निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया था। यानी कि यहां पर यह बात बताई गई है कि कुछ नेता क्या होते थे ना, अपना दल बदल, आज ये इस पार्टी में है तो कल अचानक से इस पार्टी में आ जाते थे। इनकी नीतियां भी अच्छी थी, सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन इस पार्टी ने किसी एक व्यक्ति को लालच दे दिया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, इस पार्टी में से उठकर इस पार्टी में आ जाएगा, इनके अपना दल बदल लेगा। और नॉर्मल सी बात है, इसकी जो नीतियां हैं, इनका जो बहुमत है वो खत्म हो जाता है और ये अपनी नीतियों को लागू नहीं कर पाते। तो इसलिए बनाया गया आपका दल बदल विरोधी कानून, कि कोई भी नेता, कोई भी सांसद ऐसे दल बदलेगा ना तो ये चीज अच्छी नहीं है, उसके लिए कड़े कानून बनाए गए। तो यहां पर उसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए, नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इतना बड़ा नुकसान होगा उस विधायक का, तो वो डर जाएगा कि मैं अपना दल नहीं बदलूंगा। ये बात यहां पर बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई सवाल उठाना और भी मुश्किल हो गया। पार्टी नेतृत्व जो फैसला करता है, सांसद और विधायक उसे ही मानना होता है। अब देखिए, सीधा और सिंपल सा है। जब भी कोई व्यक्ति, अभी हो सकता है ये पार्टी की जो नीतियां हैं वो रियल में ही खराब हो, इसलिए कोई व्यक्ति दल बदलना चाहता हो, ठीक है ना, लेकिन इस पार्टी ने क्या किया, ये इल्जाम लगा देगी कि इस पे दल बदल विरोधी कानून लगाओ। ये जानबूझ के जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जा रहा था वो किस लिए, कि इसकी इस पार्टी, जो ये पार्टी है, इसकी नीतियां रियल में खराब है,
इसलिए अपना दल बदलना चाहता था। लेकिन दल बदल विरोधी कानून आने से इस पार्टी ने इस कानून का फायदा उठाया और बोल दिया तो भाई दल बदल रहा है, जानबूझ के बदल रहा है, और उसको गिरफ्तार करवा दिया है, उसके ऊपर पाबंद लगवा दिए। तो कहीं ना कहीं जो रूल्स हैं उनका मिसयूज भी किया गया। तो वही चीज यहाँ पे आपकी बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना होगा। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या नहीं, यह जांच करने की कोई व्यवस्था अभी भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीतिक और अमीरी और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं घटा है। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। यानी कि पैसे वाली बात हो गई और आपकी आपराधिक वाली बात हो गई, दोनों चीजों को चुनाव आयोग ने शामिल कर लिया। दलों ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूरी के लिए करना पड़ता है या करने के लिए आपका होता है। यानी कि जमीनी स्तर पर चीजें लागू नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए लागू होती हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं देखिए। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और बड़े या सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। ये सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूर टिकट दे। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। ये भी क्या है, आपका एक सुझाव है। और 1/3 हिस्सा दिया भी दे गया है, यानी कि 33%। याद रखिएगा। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा भी दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया जाए तो संभव है कि इनमें कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है। अब इनको आगे याद रखना। आप जो आगे मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 और ऐसे तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। अब ये कौन से तरीके हैं वो देखिए आप। पहला तरीका, राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। कि जब भी कोई इलेक्शन आते हैं ना, जब भी चुनाव होते हैं ना, तो जो जनता है ना, जो लोग है ना, वो सरकार के ऊपर, वो पार्टी के ऊपर दबाव बनाए अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो सीधा और सिंपल सा है, चुनाव का समय है, लोगों का वोट चाहिए पार्टियों को, तो वो कहीं ना कहीं जो मांग है, जो बातें हैं, उनको माननी पड़ेगी। तो ये तो हो गया पहला तरीका, कि पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। यह काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। ये भी बता दिया आप कैसे कैसे कर सकते हैं पहले तरीके को लागू। कैसे? यह काम चिट्ठियों के द्वारा, लिखने के द्वारा, प्रचार करने और आपके आंदोलन के द्वारा, यानी कि विभिन्न तरीकों से ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। आप समझ गए होंगे। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधिकार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी, तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। यानी कि वो समझ जाएंगे इलेक्शन का समय है, हमारे लिए ये चीज नुकसानदायक हो सकती है, तो वो लोगों की बातें मानेंगे, उनकी मांगों को पूरी करेंगे। सीधा और सिंपल सा है। और सेकंड तरीका, अब सेकंड देखिए। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वाले लोगों का, ठीक है, खुद राजनीतिक दलों में शामिल हो जाना। यानी कि नए लोगों का पार्टियों के अंदर आना, राजनीतिक दलों में शामिल होना, जो रियल में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो रियल में देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे इच्छुक लोगों का खुद से राजनीतिक दलों में शामिल होना, यह आपका दूसरा तरीका है। लोकतंत्र की गुणवत्ता, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से ही क्या होती है, तय होती है। यानी कि लोगों का भागीदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है पार्टियों के अंदर, राजनीतिक दलों के अंदर। आप समझ गए होंगे। ठीक है, इन दोनों बातों को, इन दोनों तरीकों को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न ले और बाहर से ही बातें करते रहे, तो सुधार क्या होगा, आपका मुश्किल है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बातें करने से सुधार नहीं हो सकता है, हमें चीजों को स्तर पे लागू करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे
बताई गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। तो आपका जो राजनीतिक दल है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन को हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।